जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 1 अप्रैल 2021 के इस सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2 चरणों में संपादकीय लेखों की चर्चा करेंगे। दोनों ही लेख अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सामान्य रूप से भी ज्ञानवर्धक है। दोनों ही लेख द हिंदू में पब्लिश हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई अच्छा लेख आज नहीं था, इसीलिए हमारी रिसर्च टीम ने द हिंदू में से ही दोनों लेखों का चयन किया है, जिसमें सर्वप्रथम लेख है जिसका टाइटल हमें दृश्यमान है द सेकंड वेव। निसंदेह आज के इस कोरोना पेंडेमिक के युग में सेकंड वेव यानी कोरोना की ही बात हो रही है। कोरोना की ही सेकंड वेव की यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, भारत की परिस्थिति देखेंगे, साथ ही में पूरे विश्व की परिस्थिति देखेंगे, कुछ संख्यात्मक माहितियों का जो है उसका उपयोग करते हुए उसको देखते हुए। साथ ही ऑन द अदर साइड अगर कवर पेज की बात करें तो यहाँ 2 अलग अलग फोटोग्राफ्स हमें दृश्यमान है। नीचे जो फोटोग्राफ है ये कोरोना की नई स्ट्रेन दर्शाता है। जैसे हमें मालूम है पूरे विश्व में कोरोना की दूसरी स्ट्रेन जो है वो मिल रही है और इसकी जो संक्रमण की ताकत है, उसकी जो क्षमता है वो भी काफ़ी अधिक है। ठीक है, वैसे इसकी मारक क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर इसकी फैलने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए बहुत ही तेज़ी से पूरे विश्व में आज कोरोना फैल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। प्लस जो ऊपर हमें दृश्यमान है इमेज, ये पॉलिटिकल मेला जमा हुआ है एक भारत के राज्य में, जहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है और सारे जो पक्ष है वे कोरोना को नज़रअंदाज करते हुए जो है पब्लिक असेंबली इतने मोटे तौर पर इतनी मोटी मात्रा में भीड़ जमा करते हैं। क्या ये सारी चीज़ें रीजनेबल है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेशंस इंटरेस्ट, ये मैं देखना है। प्लस जैसे मैं मालूम है कि होली का त्यौहार अभी ही गया है और सेकंड पीक के पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा जो कोरोना केसेस के जो आंकड़े हुए हैं वो भारत में हुए हैं। करीब करीब 70,000 केस प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं आफ्टर होली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं देखना है, साथ ही में विश्लेषण भी करना है, आगे क्या करना होगा, कैसे हम कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ हम लोग बात करेंगे। प्रिलिमिनरी एवं मेंस दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही में पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि हमारे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी भी जिले में किसी भी ब्लॉक में अगर आप अधिकारी है तो कैसे इस सिचुएशन को, कैसे इस फैलते पेंडेमिक के सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ों पर भी यहाँ चर्चा मैंने की हुई है। तो पूर्ण रूप से हमारी परीक्षा संबंधी यह लेख है, यह चर्चा होने वाली है। शुरुआत करेंगे पूरी चर्चा की लेख की तस्वीर से। तो हिंदू में आज पब्लिश हुई थी और जैसे मैंने आपको बताया कि परीक्षा दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, चाहे वो केंद्रीय संधि सेवा हो, चाहे वो राज्य की संधि सेवा हो या कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, मगर एक सामान्य रूप से भी यह पूरा जो लेख है वो ज्ञानवर्धक है। आज कोरोना की क्या परिस्थिति है पूरे विश्व में उससे मैं वाकिफ करवाता है। अगर विषय संबंधी इसको हम लोग देखें तो GS 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ यह जुड़ा हुआ है और साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें 2 यहाँ खंड ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आज यह जो लेख है वो संबंधी है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसलिए क्योंकि ये पेंडेमिक है, हमें सबको मालूम है, पूरी मानवता के लिए ये नया रोग है, इट्स अ नोवेल वायरस। तो एक प्रकार का यह डिजास्टर ही है और इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने प्रथम लॉकडाउन से ही डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्शंस थे उसका उपयोग करना शुरू कर दिया और उसके तहत ही काम हो रहा है आज। ठीक है, तो दोनों परिप्रेक्ष्य से ये आज का लेख है जिसको हम लोग लिंकअप कर सकेंगे। प्लस जैसे हमें मालूम है कि प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है वे सेमी सिलेबस रखती है, उनमें सिर्फ जो भिन्नता होती है वो मात्र और मात्र डेप्थ की होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक स्टैंडर्ड व्यू को लेके हम लोग बात करेंगे। तो आमतौर पे इधर यहाँ हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक स्टैंडर्ड व्यू के साथ अध्ययन करते हैं ताकि हमारी सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो ज़रूरियातें हैं वो परिपूर्ण हो सके। तो देखेंगे आगे, सामान्यतः ये हमारा एजेंडा रहता है संशोधित संपादकीय विश्लेषण के इस कार्यक्रम का, जिसके तहत सर्वप्रथम निष्कर्ष की चर्चा होती है, जो उपसंहार होता है, क्यों ये लेख
लिखा गया, क्यों आज के टाइम में यह लेख लिखा गया, क्या आधार लेकर लेखक ने यह लेख को अंजाम दिया, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग डिस्कस में करते हैं। प्लस जो कोई महत्वपूर्ण बातें हो, कोई संशोधन हो, कोई स्टैटिस्टिक्स हो, यानी कि कोई आंकड़े हो, कोई सिद्धांत की बात की हुई हो, या कोई नई व्याख्या हो, ठीक है, इत्यादि चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। ये मात्र और मात्र लेखक का संशोधन रहता है, लेखक का संशोधन। मगर कई कई बार लेखक इतना उच्च कोटि का संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही वो जो लेख होता है वही एक हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। तो काफ़ी लेख ऐसे होते हैं, वैसे आज का लेख ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ संशोधित तत्व थोड़े डालने हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ये ग्रोथ मोड यूपीएससी टीम के इनपुट्स यहाँ आपको तीसरे चरण में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज तीनों चरणों की बात करेंगे, निष्कर्ष को लेंगे, उसको समझेंगे, साथ ही में जो लेख में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है उसको समझेंगे, और उसके पश्चात संशोधित तत्वों को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। शुरू करेंगे हमारी चर्चा निष्कर्ष से, जिसमें हमें 3 मुद्दे देखने हैं। प्रथम मुद्दा है कि कोरोना की सेकंड वेव की शुरुआत भारत में हो चुकी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू। हमें ठीक से याद है मार्च के अंत में लॉकडाउन हुआ था, लगभग 24-25 मार्च के करीब। फिर बाद में जो प्रथम पीक आया नंबर ऑफ केसेस में, वो आया सितंबर 15 के पश्चात, सितंबर 15, 2020। फिर उसके बाद निरंतर ये ग्राफ एक बार ऊपर तक गया, फिर ये वहाँ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, मगर फिर भी ये रोग पूरे विश्व में अभी भी मौजूद है और इसने फिर से आक्रमण किया है, पूरे विश्व में आक्रमण किया है। ऐसा नहीं मात्र और मात्र भारत में ही किया है, मगर पूरे विश्व में किया है। मीनवाइल भारत में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और लगभग आज हम लोग 11th अनलॉक में खड़े हैं, 11th अनलॉकिंग में, ठीक है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे सेकंड वेव शुरू हो गई, और विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा कहा जाता है, इसका कोई वैसे मापदंड नहीं होता कि एग्जैक्ट तारीख नहीं होती कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग सेकंड वेव जो है उसको आइडेंटिफाई करें, मगर विशेषज्ञों के मतानुसार फरवरी 15 से मार्च 22 तक सेकंड वेव हम लोग कह सकते हैं। सेकंड वेव, ठीक है। यहाँ पिक थी फर्स्ट वेव की, इट्स फर्स्ट वेव पिक। सबसे ज्यादा अधिक केस प्रथम लहर में, कोरोना के प्रथम लहर में सितंबर 15 के आजू बाजू आए थे, मगर उसके बाद यह ग्राफ डाउन होता जा रहा था, यानी कि नंबर ऑफ केसेस में दिन प्रतिदिन कटौती आ रही थी, लोग स्वस्थ हो रहे थे, मौतें कम हो रही थी, संक्रमण कम हो रहा था। मगर अनलॉकिंग के बावजूद, अनलॉकिंग की वजह से, बावजूद तो नहीं कह सकते, यहाँ अनलॉकिंग की वजह से ही कहना उचित रहेगा, उसकी वजह से यहाँ सेकंड वेव आज हमारे सामने है और हम उससे गुजर रहे हैं। और इन दिनों में, इन 35-36 दिनों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इतना इजाफा कि ये लगभग 10 गुना है, इट्स अ 10-fold इंक्रीज। जो केस फरवरी 15 में दर्ज हुए, उससे 10 गुना अधिक केस 36 दिनों के बाद मार्च 22-23 के आसपास दर्ज हुए हैं, ठीक है। तो ये परिस्थिति है। प्लस होली के त्योहार के पश्चात, यानी कि 27 तारीख को भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए, लगभग 68,000 प्लस मामले दर्ज हुए थे होली के पश्चात, ठीक है। मात्र और मात्र होली यहाँ जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल जो फेयर्स होते हैं, जो चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है, रोड शोज हो रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हो रहा है बहुत मोटे पैमाने पर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ जिम्मेदार। प्लस ह्यूमन बिहेवियर, भारत के संदर्भ में ह्यूमन बिहेवियर हमें आमतौर पे देखने को नहीं मिलता।
तो ये भी एक यहाँ कारण है। तो कई सारी कारणों की वजह से आज हम दूसरे वेव के साक्षी है, उससे गुजर रहे हैं। प्लस अगर विशेषज्ञों की बात करें तो नीति आयोग के माननीय मेंबर, माननीय सभ्य वीके पॉल, ठीक है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि अगर त्वरित कदम नहीं उठाए गए, ह्यूमन बिहेवियरल जो चेंज है अगर हमने वो डेवलप नहीं किया, तो भारत जो है वो मुसीबत में जा सकता है। उसने कहा कि कैसे परिस्थिति बैड से वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो विशेषज्ञ भी चिंता में है यह दूसरी लहर का प्रकोप भारत में देख के। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी बहुत ही गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगर त्वरित कदम नहीं लिए गए तो पता नहीं क्या भारत का हो सकता है। हेल्थ क्राइसिस हो सकता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस हो सकता है अगर हमने त्वरित कदम नहीं उठाए तो सेंटर ने और स्टेट ने, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो ये पूरा लेख का निष्कर्ष यहीं से लेखक ने अपनी बात हमारे सामने रखी है। वैसे लेखक बेनाम है, हमें इनका नाम नहीं मालूम है, मगर फिर भी एक अच्छा टॉपिक देने के लिए हम उसके आभारी हैं। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखनी है जो कि लेख में हमें देखने को मिलती है। 2-3 मुद्दों में, 2-3 चरणों में ही यह पूरा जो चरण है वो समझेंगे। इसके हम लोग सब सेक्शन करेंगे। यह सेक्शन के 3 सब सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। सबसे प्रथम में स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, जिसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें केसेस के आंकड़े हैं और साथ ही में वैक्सीनेशन के भी आंकड़े हमें यहाँ प्राप्त है। दूसरे चरण में देखेंगे कि कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित, और तीसरे चरण में आगे की राह समझेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे प्रथम यहीं से शुरू करेंगे आंकड़ों से, केसेस में, जिसकी मैंने हिंट आपको दी कि फरवरी 15 में जो केस आ रहे थे लगभग 3000 के करीब आ रहे थे, वो सीधे 9-10 गुना हो गए, 9 और 10, ठीक है। तो वे सीधे 30 से 40 हजार हो गए और करीब 27 मार्च को, 2021 की 27 मार्च को ये 68,000 प्लस हो गए, ठीक है। तो ये नई पीक है, न्यू पीक। और इस दिन पूरे विश्व में भारत में ही सबसे ज्यादा केस आए थे, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े की माहिती है और कैसे सेकंड वेव बहुत ही गति से आगे बढ़ रही है उसकी यहाँ बात है। प्लस अगर इनोकुलेशन की बात करें तो लगभग 6 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है भारत में। लोग के टीकाकरण, छह करोड़ से अधिक लोग अप टू मार्च 20 और 20 मार्च के बाद करीब रोज 2 मिलियन से कुछ ज्यादा लोगों के टीकाकरण हो रहे हैं प्रतिदिन। तो ये बात है, ये कुछ आंकड़े की माहिती है। आगे भी हम लोग आंकड़ों का, ग्राफ का, चार्ट का सहारा लेंगे और पूरी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। रही बात दूसरे सेक्शन की, दूसरे सब सेक्शन की, जिसमें राज्यों की बात करनी है, जो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो इसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे आगे है, वो हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात है, कर्नाटका है, केरला है, सारे ऐसे राज्य हैं जो कि दूसरे वेव की चपेट में है और बहुत ही गंभीर वहाँ परिस्थिति हो रही है, परिस्थिति बेकाबू हो रही है। इस पर्टिकुलर मुद्दे को हम लोग पाई चार्ट और बार डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह टाइम्स ऑफ इंडिया से हमें मिली 2 तस्वीरें हैं, बहुत ही अच्छी है, जिसमें सेकंड वेव की बात की गई है और सेकंड वेव के कुछ आंकड़ा में यहाँ हमारे सामने है। परसेंटेज शेयर ऑफ एक्टिव केसेस, दूसरे वेव की ही बात है, जिसमें सबसे प्रथम महाराष्ट्र है।
with 62.70% of active cases of total number in the nation. यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया है, फिर केरला है, पंजाब है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, जो कोई भी ज़्यादा प्रभावित राज्य है। साथ ही में ये तो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की बात हुई, यानी कि परसेंटेज शेयर ऑफ एक्टिव केसेस की। अब यहाँ नंबर ऑफ केसेस की बात है। 84% ऑफ न्यू केसेस रिपोर्टेड इन ओनली 8 स्टेट्स। तो ये गंभीर बात है। मात्र 8 ही राज्यों में कुल केस के 84% केस दर्ज हुए हैं। तो ये अपने आप में गंभीर बात है, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम है 40,000 केसों के साथ। फिर कर्नाटका है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, गुजरात भी है, यहाँ केरला है, तमिलनाडु है और छत्तीसगढ़ है। तो ये ज़्यादा प्रभावित राज्य है दूसरी लहर से, सेकंड वेव। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े हमें हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। भले ही हमें रटना नहीं है, मगर हमें एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ताकि हम लोग इनमें से पूछे गए किसी भी सवालों का उत्तर दे पाए। तो ये बात है। आगे अगर देखें तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को अब क्या करना चाहिए, कैसे इस पूरी सिचुएशन से निपटना चाहिए, उसकी एक ब्लूप्रिंट यहाँ लेखक ने दी है। मगर हाल में जो देश में माहौल है, भारत के नागरिकों का जो बिहेवियर है, उससे हमारे लेखक नाखुश में दृश्यमान होते हैं उनके लेख में। वैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, मगर जो आज की सरकारी नीतियां हैं, जो शासक और विपक्षों के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, उसके लिए रोड शो हो रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हो रहे हैं, प्लस हमारी जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की निंदा लेखक ने की और कहा है कि एक बिहेवियरल चेंज वो तो सबसे प्रथम है, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं हमारे तीसरे चरण में। आगे की राह में सबसे प्रथम तो यहाँ हमें बिहेवियरल चेंज कल्टीवेट करना होगा। वी नीड बिहेवियरल चेंज। साथ ही सरकारों को समझना होगा ऐसे पॉलिटिकल फेयर्स, कल्चरल फेयर्स, रिलीजियस फेयर्स को प्रोहिबिट करना होगा, उनको रोकना होगा, ताकि पब्लिक गैदरिंग्स ना हो और कोरोना का संक्रमण तेजी से ना फैले। और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिलकर लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, ग्राम पंचायत को सपोर्ट करना है, ग्राम सभा को, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को अच्छा बनाना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अच्छा बनाना है, रूरल और जो है सेमी रूरल, सेमी अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो ये सारी बात है, ये सारी ब्लूप्रिंट है, मगर लेखक ने यहाँ 2-3 चीज़ों के ऊपर भार दिया है। सबसे प्रथम, बिहेवियरल चेंज इज मस्ट एंड पॉलिटिकल फेयर्स शुड बी प्रोहिबिटेड। तो यही बात है। और यहाँ ये लेखक ने यह भी कहा कि हमें वैक्सीनेशन के ऊपर भी काफ़ी जोर देना होगा। वी नीड टू इम्प्रूव ओवर पेस ऑफ वैक्सीनेशन। जिस गति से हम लोग आज जा रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। अगर भारत को कोरोना की दूसरे लहर की जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी जो असर है, उससे बचाना है, तो हमें हमारा वैक्सीनेशन को स्पीड अप करना होगा, उसे पेस अप करना होगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण बातों में हम लोग कह सकते हैं, या इसे हाईलाइट ऑफ द आर्टिकल बता सकते हैं। आगे हमें अब संशोधित तत्वों में कुछ चीज़ें देखनी है जो कि हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे सर्वप्रथम, और उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि आज क्या दूसरी इस वेव से खतरा है, आगे क्या हो सकता है। देखिए, अगर बेसिकली समझना है सेकंड वेव, तो हमें मालूम है कि न्यू स्ट्रेन है जिसकी संक्रमण ताकत जो है वो काफी ज्यादा है। संक्रमण ताकत ज्यादा है, तो तेजी से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। ठीक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए
द हिंदू के एक लेख का मैंने यहाँ आधार लिया है ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ये लेख का फोटोग्राफ आपके सामने है। हाउ क्विक इज द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, द हिंदू का लेख है और लगभग 30 मार्च 2021 का लेख है, एकदम ताज़ा लेख है। यह 3 पत्रकारों के द्वारा तैयार किया हुआ है, विघ्नेश राधाकृष्णन, सुमंत सेन एंड नरेश सिंगरावेलू। हम आभारी है यह तीनों पत्रकारों के, क्योंकि यहाँ जो डेटा इन्होंने प्रस्तुत किया है वो हमें यहाँ आज उपयोगी होने वाला है। और इसके तहत कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें, नंबर ऑफ केसेस, तो फरवरी 15 से मार्च 21 तक जो आंकड़ा बढ़ा है वो थोड़ा चिंताजनक है। कहा गया है कि 11,107 से मार्च 21 तक ये हो गया 37,703, मात्र और मात्र 35 दिनों में ओनली। इतना ही इंक्रीज प्रथम वेव में करीब 39 डेज में हुआ था, फर्स्ट वेव। तो यहां से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दूसरी वेव थोड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, संक्रमण भी आगे बढ़ रहा है। प्लस यहाँ एक और भी व्यू है कि नंबर ऑफ केसेस को हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ। टेस्टिंग फैसिलिटी, more good the testing facility, more we will able to track the virus। जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे इतना ज़्यादा हम लोग तेज़ी से वायरस को ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ इन आंकड़ों का जो इजाफा है वो ये भी दर्शाता है कि टेस्टिंग फैसिलिटी शायद हमारी बढ़ गई है। जो टेस्टिंग हम लोग सितंबर में कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आज हम लोग कर रहे हैं मार्च में। इसका भी एक यहाँ हमें प्रमाण मिला हुआ है, इसी लेख में मिला हुआ है द हिंदू के। उसके तहत सितंबर में हम मात्र 2,47,000 से अधिक टेस्ट करते थे ऑन एन एवरेज एवरी डे। आज हम लोग कर रहे हैं 7,50,000 से अधिक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये भी बात रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ केस भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यही बात है, यही चीज़ है जो हमें सबसे प्रथम समझनी है। अब ये तो इंट्रोडक्टरी था, अब सबसे प्रथम हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि आज क्या परिस्थिति है, जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि कोरोना की आज जो यूरोप में परिस्थिति है वो विश्व में कहीं नहीं है। यूरोप आज कोरोना वायरस से पीड़ित है। कोई भी ऐसा खंड नहीं है आज विश्व के ऊपर जो कि इतना पीड़ित है। लगभग यूनाइटेड किंगडम में तीसरी लहर चल रही है, थर्ड लेयर। समग्र यूरोप में आज लॉकडाउन चल रहा है, कहीं नेशनल लॉकडाउन चल रहे हैं, कहीं नेशनल कर्फ्यू चल रहे हैं, कहीं लोकल लॉकडाउन चल रहे हैं। तो कोई भी रूप में इसको रोकने का आज प्रयास हो रहा है। प्लस यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उनको भय है कि वहाँ चौथी लेयर या लहर शुरू होगी। ठीक है, आज भारत जो अभी दूसरी लेयर में एंटर हुआ है वो यहाँ तो कब की चली गई है, क्योंकि शुरुआत में ही यहाँ तो एक्सप्लोजन हुआ था, तो यहाँ 2-3 लेयर चली गई है। यूएस आज चौथी लेयर की राह देख रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि ना आए, और यूके आज तीसरी लेयर से गुजर रहा है। ऑनगोइंग थ्रेट्स। फ्रांस में आज 8वां लॉकडाउन चल रहा है। फ्रांस 8th लॉकडाउन गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये सारी परिस्थिति है। और पूरे यूरोप को अगर हम समझे, पूरे यूरोप में लॉकडाउन की परिस्थिति को समझे, तो हमारे पास यहाँ एक मैप है, यूरोप का मैप है, जिसमें लॉकडाउन की जो डिग्री है वो हमें देखने को मिलती है। इसके तहत जहाँ डार्क रेड है
वहाँ नेशनल लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, जैसा भारत ने देखा था। उसके बाद जहाँ येलो है वो लोकल लॉकडाउन है, और जहाँ पिंक कलर है वहाँ नेशनल कर्फ्यूज लगाए गए हैं। और ये बहुत ही ताज़ी तस्वीर है, मार्च 22 2021 की तस्वीर है। ठीक है, हमें स्टैटिस्टिक्स से मिली है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई भी ग्राफ हो, कोई भी न्यूमेरिक माहिती हो, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने वाली यह साइट है, तो हम इसके भी आभारी है। यहाँ से हमें यह फोटोग्राफ मिली है और ये हमें पूरे यूरोप की जो दृश्य है, पूरा दृश्य वो हमें स्पष्ट करती है कि कैसे आज भी यूरोप लॉकडाउन के तहत गुजर रहा है, जहाँ भारत में आज 11th अनलॉकिंग चल रहा है। ये बात अलग है कि 10 अनलॉक ने रिलैक्सेशंस देखे, मगर 11th अनलॉक ने कुछ पाबंदियां भी देखी, रिस्ट्रिक्शंस देखे। जैसे 9th अनलॉक में, 8th 9th 10th अनलॉक में जैसे धर्म स्थानों को खोला गया, तीर्थ क्षेत्रों को खोला गया, थिएटर्स को खोला गया, कहीं कई जगह स्कूल्स भी रीओपन हुई है। मगर विथ 11th अनलॉकिंग दिस थिंग्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। तीर्थ क्षेत्रों को फिर से जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दी गई, थिएटर्स मॉल्स को फिर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमें 11th अनलॉकिंग में देखने को मिलता है। मगर यहाँ लेखक ने ये बात अच्छी बोली कि अगर हमने 10 अनलॉकिंग में थोड़ा ध्यान रखा होता तो आज 11th अनलॉकिंग में या रिस्ट्रिक्शंस की नौबत ही ना आती। मगर हमने नहीं रखा दुर्भाग्यवश, तो इसीलिए आज 11th अनलॉकिंग में हम लोग लॉकडाउन के कुछ तत्व देख रहे हैं। ठीक है, तो ये यूरोप का मैप है जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, सुस्पष्ट होती है। अब आगे हमें वैक्सीनेशन ड्राइव देखनी है, जिसके तहत हमें समझना है कि कौन सा देश आगे है, पूरे विश्व का क्या हाल है वैक्सीनेशन में, जिसमें जो सब सहारन कंट्रीज़ है उनको तो यहाँ गिना ही नहीं गया, क्योंकि उनके पास तो कुछ ही नहीं है। जो कुछ बाहर से आएगा वही उनको मिल पाएगा। और सबसे प्रथम तो जो भी देश हो उसकी अग्रता में अपनी पॉपुलेशन रहती है, अपने नागरिक रहते हैं। उसके बावजूद जो कोई बच जाए तो हम लोग दूसरे देशों में जो है उसे पहुंचाते हैं। तो सब सहारन कंट्रीज़ जो है उनके नागरिकों का टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही देर से होने वाला है, वो हमें मालूम है। और ये अपने आप में पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा है। अब ओवरऑल बात करें वर्ल्ड एवरेज की, तो प्रति 100 व्यक्ति में 7.4 व्यक्तियों को टीका मिला है प्रति 100। ये वर्ल्ड एवरेज है, इसमें हम लोग बहुत करीब है। अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूँ आपको, तो हम लोग मात्र और मात्र 4.5 व्यक्ति के साथ बहुत ही पीछे है, मात्र 4.5, जो कि वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। वैसे कुछ देश है जो कि इस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं, जिनको हम लोग आगे चार्ट के माध्यम से देखेंगे। देखिए, प्रति 100 व्यक्ति में सबसे ज़्यादा किन किन लोगों ने, किन किन देश ने अपने लोगों को वैक्सीनेट करवाया, उसका चार्ट हमारे सामने है। वर्ल्ड एवरेज हमारे सामने है 7.4, और टोटल डोज एडमिनिस्टर की बात करूँ पूरे विश्व में तो 564 मिलियन है। 564 मिलियन डोजेस, यानी कि 56.4 करोड़ 56.4 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर्ड। उसमें से 6 करोड़ से अधिक भारत में एडमिनिस्टर हुए हैं इन इंडिया। ये तो मात्र समझने की बात है, देखना ये है। देखिए यहाँ इस लिस्ट में इजराइल टॉप्स, 112 व्यक्तियों का टीकाकरण प्रति 100 व्यक्ति, यानी कि उसने अपनी सारी पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से इनोकुलेट कर दिया है। फिर उसके बाद सेशल्स है, 100 के 100 व्यक्तियों को इनोकुलेट करने वाला। यूएई लिस्ट में ऊपर है, चिली है, यूके है, बहरीन है, मोनाको है, यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स में हमें 44 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छी एवरेज है। भूटान भी 36 लोगों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। अब अगर इंडिया की बात करें तो हम बहुत ही नीचे है। देखिए यहाँ इंडिया है मात्र और मात्र 4.5 व्यक्ति प्रति 100 की वस्ती में जो है मात्र और मात्र 4.5 लोगों का ही इनोकुलेशन हो पाया है। यह एक एवरेज है और हम वर्ल्ड एवरेज से भी काफ़ी कम है। तो ये भी आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े हमें याद रखने हैं। इनमें से नंबर 1 याद रख सकते हैं यूनाइटेड
स्टेट्स के याद रख सकते हैं। साथ ही में भारत का कोई पड़ोसी हो, जैसे भूटान है, उसके याद रख सकते हैं, श्रीलंका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी देखनी होती है, इससे हमें आइडिया मिलता है और एक व्यू बना पाएंगे हम कि कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। प्लस अब भारत की दृष्टि से देखें तो टोटल 60 मिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, यानी कि 6 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुके हैं। उनमें से देखिए 60 मिलियन डोजेज इंडिया हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, उसमें से 8.87 मिलियन पीपल फुली वैक्सीनेटेड। क्योंकि हमें मालूम है 2 डोजेज होते हैं, तो टोटल 60 मिलियन एडमिनिस्टर हुए, उसमें से 8.87 मिलियन को जो है फुल डोजेज मिल गया है, वे फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। और अगर इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स हार्डली 0.65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मात्र और मात्र 0.65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो हम लोग इस रेस में बहुत ही दूर है। हमें हमारा जो कार्यक्रम है टीकाकरण का, उसे बहुत ही गतिशील बनाना होगा, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर लोकल गवर्नमेंट के साथ टायरलेसली काम करना होगा। ह्यूमन बिहेवियरल चेंज भी हमें डेवलप करना होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब अगर परसेंटेज की बात करें कि कौन से देश ने अपनी वस्ती को, अपने पॉपुलेशन को कितना प्रतिशत वैक्सीनेट किया, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ग्राफ है, जिस लिस्ट में इंडिया मौजूद ही नहीं है, क्योंकि यह लिस्ट 11.4% तक का ही है। और हमने देखा कि हम कैसे अभी 0.65 के साथ खड़े हैं, जो कि फुली इनएक्युलेटेड हमारी पॉपुलेशन का परसेंटेज है। अब देखिए, सबसे प्रथम है इसमें सेशेल्स। बहुत ही छोटा देश है, द्वीप देश है। उसने अपनी वस्ती के 65.8% लोगों को फुली वैक्सीनेट करवा दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद मालदीव्स है, वो भी एक आइलैंड नेशन है। इजराइल है 57.7% के साथ। यूके है, चिली है, बहरीन है। इसमें कहीं हमें भारत देखने को नहीं मिलेगा। और सेशल्स और मालदीव्स का इस लिस्ट में टॉप पर होना, इसके पीछे भी कारण है, छोटे देश है, छोटी आबादी है, तो इसका जो प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। भारत जैसे विशाल देश में, जिसकी आबादी बहुत ही विस्तृत रूप से फैली हुई है, ऐसे देश में इनोकुलेशन का कार्यक्रम बहुत ही टफ होता है, और इसमें गति लाना वो अपने आप में एक चुनौती होती है। ठीक है, तो ये बात है। अब ये बहुत ही ताज़ा फिगर है, जो कि आज सुबह ही माई गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर अपलोड हुआ है, जिसमें 1 डोज ऑफ कोविड वैक्सीन की यहाँ बात की गई है। स्टेट वाइज परसेंटेज, राज्यवार हमें यहाँ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि अपने राज्य में कितने प्रतिशत आबादी को उसने एक बार एक डोज दिलवाया है। तो ये हमारे सामने है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें देखने में सरलता रहे। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में 13.63% लोगों को कम से कम एक डोज मिल गया है। फिर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ गुजरात है 7.56% के साथ, जिसने अपनी 7.56% आबादी को कम से कम एक डोज तो दे ही दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सारे राज्य, गोवा के साथ सारे राज्य है, सारे राज्यों के आंकड़े में यहाँ दिए हुए हैं। और ओवरऑल देखें तो देखिए, यहाँ कलर कोडिंग भी दिया हुआ है। जहाँ डार्क कलर है वहाँ ज़्यादा इनोकुलेशन हो चुका है, और वहीं लाइट कलर जो जहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ अभी धीरे धीरे इनोकुलेशन हो रहा है। तो इसी स्पीड को हमें बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाना है। और ये 31 मार्च 2021 की तस्वीर है, ये यहाँ मुझे दृश्यमान है, यानी कि बीते दिन सवेरे 7 बजे यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा
पब्लिश की हुई तस्वीर है जो हमारे सामने है, माई गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर रखी गई है जहाँ से हमने ली है। ठीक है, जिससे हमें वैक्सीनेशन की पेस, यह कार्यक्रम, उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट हो सके। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है। तो आज के इस पूरे सत्र में इतना ही। अब बारी है आज के प्रश्न की, जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें विचार करना है, जिसके तहत सबसे प्रथम प्रति 100 व्यक्ति में टीकाकरण करवाने में इजराइल सबसे पहले है। हमारे पास दूसरा वाक्य भी है, अकॉर्डिंग टू दैट भारत ने करीब करीब आज दिन तक 50 करोड़ से अधिक लोगों को इनेकुलेट कर दिया है, यानी कि उनका टीकाकरण कर दिया है 50 करोड़ से अधिक लोगों का। तीसरा वाक्य हमारे सामने है, ब्रिटेन में आज कोरोना की चौथी लहर चल रही है। और आखिरी वाक्य, भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत नहीं हुई है। उपर्युक्त में से हमें जो सही वाक्य है उनको चुनना है। उसके तहत ऑप्शन ए है चारों के चारों सही है, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त विकल्प में से कोई भी नहीं। तो यही आपके सामने आज का प्रश्न है। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेशन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब आपको इस सेशन के प्रीमियर होने से कुछ घंटों के बाद आपको वहीं पिंड किया मिलेगा, ताकि आप वहाँ से रेफरेंस ले सकें। अब मिलेंगे आज के दिन ही दूसरे सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।